भारत के इतिहास की चर्चा मुगलों के 300 से भी ज्यादा सालों के वर्चस्व के बिना बिल्कुल अधूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई? ये सिर्फ सैनिकों की भारी संख्या का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कमजोर पक्ष की तकनीकी बढ़त यानी एक अंडरडॉग की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी का कमाल था। इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ बेहद शानदार सैन्य नवाचारों और रणनीतियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। दिसंबर 1525 का समय। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ बाबर है जिसकी सेना में मुश्किल से 12,000 सैनिक हैं, और सामने कौन है? दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसकी विशालकाय सेना में 1,00,000 सैनिक और 300 खूंखार युद्ध हाथी शामिल हैं। इतिहासकार तो लोधी की सेना को सेना कम और मेला ज्यादा कहते हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। इतनी बड़ी फौज को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। लेकिन बाबर कोई आम कमांडर नहीं था। उसे पता था कि पारंपरिक तरीके से लड़कर वो इस विशाल समुद्र जैसी सेना को कभी नहीं हरा सकता। जीतने के लिए कुछ बिल्कुल नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से की, पानीपत, बारूद और तोपखाना। साल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध सिर्फ दो राजाओं का टकराव नहीं था, बल्कि ये युद्ध के दो बिल्कुल अलग-अलग युगों की टक्कर थी। बाबर अपने साथ एक ऐसा गेम चेंजर लेकर आया था जिसका सामना भारतीय उपमहाद्वीप ने पहले कभी नहीं किया था। बारूद और भारी तोपखाना। संख्या में कम होने के बावजूद बाबर का ये विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत शस्त्रागार लोधी की विशाल सेना पर भारी पड़ने वाला था। चलिए अब उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, बाबर की अचूक युद्ध रणनीति। हम सब जानते हैं कि सिर्फ आधुनिक हथियार होना काफी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है। बाबर ने एक बेहतरीन रक्षात्मक जाल बुना। उसने इसे 4 चरणों में अंजाम दिया। सबसे पहले उसने खाइयां खोदवा दी ताकि लोधी की विशाल सेना ज्यादा फैल न सके और एक संकरी जगह पर सिमट जाए। फिर आगे की हर हलचल पर नजर रखने के लिए स्काउट्स तैनात किए गए। उसके बाद बैलगाड़ियों को एक कतार में खड़ा करके उन्हें चमड़े की मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। और सबसे बड़ा दांव, उन बैलगाड़ियों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी गई जहां से उसके तीरंदाज और तोपखाने सुरक्षित रहकर सीधा वार कर सके। इस पूरी चक्रव्यूह जैसी व्यवस्था ने लोधी की असंगठित सेना को एक आसान शिकार बना दिया। और उन तीरंदाजों की रेंज क्या थी? 600 मीटर। जरा सोचिए, 600 मीटर का मतलब है लगभग 7 फुटबॉल मैदानों के बराबर की दूरी। जब दुश्मन इतनी दूर हो कि उसे साफ देखा भी ना जा सके, तब भी बाबर के ये विशेष तीरंदाज अचूक निशाना लगा रहे थे। ये रेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज थी। ये तीरंदाज कोई साधारण तीर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मुगल कमान से निकला एक तीर लगभग 4,000 पाउंड का फोर्स पैदा करता था। इतना फोर्स जो दुश्मन के भारी से भारी कवच को पलक झपकते ही चीर दें। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि एक प्रशिक्षित मुगल सैनिक हर 5 सेकंड में एक नया तीर दाग सकता था। उन बैलगाड़ियों के पीछे से हर 5 सेकंड में आ रही तीरों की इस विनाशकारी आंधी के सामने किसी भी सेना का टिकना नामुमकिन था। ये जीत सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि एक शानदार साइकोलॉजिकल गेम की भी थी। 19 अप्रैल की रात बाबर अपनी एक छोटी सी टुकड़ी भेजकर लोधी के कैंप पर एक छद्म यानी फेक हमला करवाता है। लोधी की सेना उन्हें खदेड़ देती है। बस यही लोधी अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि मुगलों को हराना तो बच्चों का खेल है। 21 अप्रैल की सुबह इसी गुरूर में अंधी होकर लोधी की सेना सीधे मुगलों पर टूट पड़ती है और उन खाइयों में जा गिरती है जो बाबर ने खोद रखी थीं। जैसे ही वे उस जाल में बुरी तरह फंसते हैं, दोपहर होते होते बाबर अपने तोपखानों का पूरा मुंह खोल देता है। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना लोधी ने सपने में भी नहीं की होगी। लोधी को अपने जिन 300 फ्रंटलाइन हाथियों पर सबसे ज्यादा घमंड था, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गए। जब तोपें गरजी तो उस कान फाड़ देने वाली बिल्कुल अनजानी आवाज से हाथी बुरी तरह दहशत में आ गए। उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। वे मुड़े और अपनी ही सेना को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में मची वो अफरा तफरी ही लोधी की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अकबर के समय में आए नए सैन्य हथियारों को। बाबर ने तो साम्राज्य की नींव रख दी, लेकिन उसे कायम रखने और बढ़ाने का काम अकबर के सामने था। जब मुगलों का सामना राजस्थान के वीर और भारी कवच पहनने वाले राजपूत योद्धाओं से हुआ, तो रणनीति बदलनी पड़ी।
अकबर की सेना ने आमने सामने की लड़ाई के लिए दमिश्क स्टील का इस्तेमाल शुरू किया। ये एक असाधारण रूप से मजबूत धातु थी जिसे खास तौर पर मजबूत कवचों को चीरने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का युद्ध के मैदान में एक बेहद शानदार इस्तेमाल था। पानीपत में जो हाथियों के साथ हुआ उससे अकबर ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसे हाथियों का शौक था, लेकिन वो उन्हें युद्ध में अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकता था। इसका समाधान था जीरा बख्तर। यह हाथियों के लिए डिजाइन किया गया एक भारी लोहे का कवच था। अकबर ने अपने हाथियों को पूरी तरह बख्तर बंद कर दिया। इससे हुआ ये कि वे तीरों और गोलियों से सुरक्षित हो गए और युद्ध के मैदान में चलते फिरते अनस्टॉपेबल टैंकों में बदल गए। और इसी समय मुगल शस्त्रागार में एंट्री होती है मैचलॉक बंदूकों की। ये शुरुआती फायर आर्म्स थे जिन्होंने अकबर की सेना को लंबी दूरी से वार करने की एक अचूक ताकत दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि लंबी दूरी से बिना पास आए दुश्मन की सफों में कितनी दहशत फैलाई जा सकती थी। उस दौर की इंजीनियरिंग का ये एक बेहतरीन नमूना था और इनमें से कई बंदूकें आज भी आपको बड़े म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हथियार तब क्या करें जब सामने प्राकृतिक रूप से अजेय पहाड़ी किले हों, जैसे 1568 में चित्तौड़गढ़ का किला। ऐसे ऊंचे किले पर सीधा हमला करने का मतलब था सुसाइड करना। तो अकबर ने यहां सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। सीधे हमले की जगह मुगल सेना ने किले के नीचे लंबी भूमिगत सुरंगें खोदी और उन सुरंगों में बारूद बिछाकर किले की मजबूत सुरक्षा दीवारों को नीचे से उड़ा दिया। ये इंजीनियरिंग और विस्फोटकों का ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन था जिसका उस समय कोई तोड़ नहीं था। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर, तकनीकी जीत से लेकर एक विशाल साम्राज्य के निर्माण तक। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर मुगल काल की भव्य वास्तुकला, महलों और संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस 300 साल लंबे साम्राज्य की असली नींव बारूद की गंध, खाइयों की रणनीति और उस समय की सबसे आधुनिक मिलिट्री इंजीनियरिंग पर रखी गई थी। जरा सोचिए, अगर बाबर 1526 में वो भारी तोपें ना लाता या अकबर ने किले भेदने के लिए बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल ना किया होता, तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा आज हम जानते हैं? इन सैन्य नवाचारों ने सिर्फ कुछ लड़ाइयां ही नहीं जिताई, बल्कि इन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप की नियति और इसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। है ना कमाल की बात?